हेलो स्टूडेंट। तो बात करेंगे ग्रेविटेशन के नेक्स्ट लेक्चर की। एक लेक्चर हम इसमें ले चुके हैं या बात कर चुके हैं एक लेक्चर की, जिसमें से ग्रेविटी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया था और फोर्स के बारे में। ठीक है, न्यूटन की कहानी की बात किया था। अगर बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात किया था, तो ये एक प्रकार से थोड़ा सा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब इसी टॉपिक पे आगे बात करते हैं कि और कैसे कहाँ कहाँ ग्रेविटी वेरी करती है। ठीक है, अर्थ सरफेस से ऊपर देखा था, एच हाइट ऊपर जाने पर, और डी डेप्थ नीचे जाने पर देखा था। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया था कि क्या आपको याद रखना है। जैसे एक पॉइंट कहा था, ग्रेविटी जो है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है, ओनली प्लेनेट के मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरा अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो प्लेनेट के रेडियस पे डिपेंड करती है। जो ग्रेविटी होती है वो प्लेनेट के रेडियस पे डिपेंड करती है। जब मैं आपको बात किया था कि एच हाइट ऊपर जा रहा था तो कहाँ पर ग्रेविटी जीरो हो रही है, तो मैंने सरफेस से कहा था RE/2, मतलब अर्थ की रेडियस का हाफ डिस्टेंस ऊपर जाने पर ग्रेविटी जीरो हो जा रही थी। वही अगर मैं बात करता था सेंटर से, तो 1.5 RE, मतलब 1.5 गुना ऊपर सरफेस से अर्थ की रेडियस का 1.5 गुना ऊपर जाने पर ग्रेविटी क्या हो रही थी, जीरो हो रही थी। तो मैंने कहा था ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। आगे अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जब डेप्थ में जा रहे थे, तो जब अर्थ के सेंटर पे पहुंच जा रहा था तब ग्रेविटी जीरो हो रही थी। और ये भी बात मैंने आपको बताया था कि जहां जहां ग्रेविटी जीरो होगी वहीं वहीं क्या है आपका एक प्रकार से वेट भी जीरो होगा। तो अभी वेटलेसनेस कंडीशन देखेंगे, बात कर लेंगे उसकी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट पॉइंट्स आपको समझना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे। अगर बात करें तो आपका मैंने बता दिया था ग्रेविटी डेप्थ पर। हाँ, अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अब अर्थ जैसे अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो जनरली अभी तक अर्थ का शेप तो हम क्या कह रहे थे भाई, अगर बात करें स्फेयर मान के चल रहे थे, बट अर्थ स्फेरिकल शेप नहीं है। कैसा शेप है, अगर बात करें इलिप्टिकल शेप में है, या जियोइड शेप में है, या अगर बात कर सकते हैं एग शेप में है जिसको कह देते हैं। ठीक है, अंडाकार है, अंडा के आकार की है। ठीक है, तो यहाँ पर वही यहाँ पर बना के रखा है। अब अगर यहाँ से बात करें तो देख रहे होंगे कि थोड़ा सा आपके सामने अगर विजुलाइज कर पाए तो ये एक्सिस आपको बड़ी एक्सिस दिखाई दे रही होगी। अगर इस एक्सिस की बात करते हैं यहाँ पर, अगर मैं कहूं इस एक्सिस की बात करें तो ये क्या है आपका एक प्रकार से ये वाली एक्सिस छोटी दिखाई दे रही होगी। अब अर्थ इसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, तो उस रोटेशन के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर एक प्रकार से ग्रेविटेशनल वैल्यू जो है वो आपकी अगर कहें तो वेरिएबल है। वो कैसे फार्मूला निकल करके आता है मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये कैलकुलेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस का आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। इसकी अगर बात करते हैं यहाँ पर आर रेडियस है, अगर बात करें इसको रेडियस कह सकते हैं। ठीक है, ओमेगा की अगर बात करें तो ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है या रोटेशनल वेलोसिटी कह सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी है या रोटेशनल वेलोसिटी कह सकते हैं। और थीटा यहाँ पर रोटेशनल एंगल है, रोटेशनल एंगल है। तो आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है, पूछा जाता है, इस कारण से इस फॉर्मूले को याद रखना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो ये फॉर्मूला आप प्रोसेस पे मत ध्यान दीजिए कि क्या लिखा हुआ है, आपके मतलब का प्रोसेस नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक विजुअलाइजेशन के लिए यहाँ पर रखा है। फॉर्मूला आपके मतलब का ये है कि जी डैश इक्वल टू जी और आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे यहाँ पर ऐसे रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, तो रोटेशन के कारण से एक एंगल मिल रहा होगा, वो आपका थीटा आ गया, तो उसी को रोटेशनल एंगल कह रहे हैं। तो यहाँ पर वो यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है, बस यहाँ अगर बात करें तो लेमडा से रिप्रेजेंट कर रखा है, हमने थीटा रिप्रेजेंट करवाया है, इतना सा अंतर है। तो ये पॉइंट आपको मिला। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं वेरिएशन इन जी ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ। अब एक्चुअल में शेप के अकॉर्डिंग, अभी तक तो रोटेट कर रही थी,
अब शेप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। शेप के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो अभी मैंने बताया था आपको कि एक प्रकार से इसका शेप देखें तो स्फेरिकल नहीं है, ये जियोइड शेप है, या कह सकते हैं इस आपका एलिप्टिकल शेप है। तो ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस आपकी लार्जेस्ट एक्सिस होती है और ये स्मॉलेस्ट एक्सिस होती है। तो यहाँ से ये जो लार्जेस्ट है इसको कहते हैं इक्वेटर, ये इक्वेटर लाइन है। और अगर यहाँ से बात करें ये पोल, ये पोल है, ठीक। अब जो आपका आर ई ले रहा था वो कहीं यही ले रहा था, एक प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ एवरेज वैल्यू ले रहा था किसकी। अब ये सारी की सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर से मेजर कर रहे थे। तो सेंटर से ये वाली एक्सिस की डिस्टेंस को मैंने कह दिया कि ए है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, और यहाँ से यहाँ तक कह दिया कि ये आपका बी है, ये मैंने मान लिया। अब आर ई आपकी कोई एक जनरल सी डिस्टेंस मैंने मान रखा है। अब वो आर ई वैल्यू क्या थी, अगर मैं यहां से बात करता हूं तो आर ई इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट दो एक्सिस की रेडियस दे रखी है, दोनों का एवरेज करके एक फिक्स्ड वैल्यू निकाल लेता हूं और उस वैल्यू का मैं क्या कर देता हूं, एक स्फेयर कंसीडर कर लेता हूं। वही यहां पर भी हुआ है कि उसने क्या किया कि एक सेमी मेजर एक्सिस ये दे रखी है, सेमी माइनर एक्सिस ये दे रखी है, और इन दोनों को जोड़ा, डिवाइडेड बाई 2 किया, एक कोई एवरेज वैल्यू मिली जिसको उसने अर्थ की रेडियस यहाँ पर कंसीडर कर लिया था। जबकि एग्जैक्ट अगर मैं बात करता हूं तो एक्चुअल में रेडियस ये कह सकते हैं या डिस्टेंस ये कह सकते हैं, एक डिस्टेंस ये कह सकते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस है। तो इस वैल्यू को लेकर के मैं क्या कर रहा था, अभी तक जो भी कर रहा था, जो भी कहानी हुई है वो आपके स्फेयर की हुई है। अब यहां से डिसाइड होता है कि अर्थ एक्चुअल में स्फेरिकल शेप नहीं है, तो अर्थ के सरफेस पे भी ग्रेविटी वेरी करेगी। जैसे अभी किसी हाइट पर जाकर के मैं वेरी करवा रहा था, या अर्थ के सरफेस के नीचे जाकर के वेरी करवा रहा था, अब अर्थ के सरफेस पे भी वेरी करेगी, ठीक है। अब अर्थ के सरफेस पे अगर मैं बात करता हूं, एक इक्वेटर लाइन मिल रही है, तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया, एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहां पर रख दिया और यहां पर रख दिया, अब यहां पर अलग अलग ग्रेविटी की वैल्यू होगी, अलग अलग ग्रेविटेशनल वैल्यू होगी। वो कैसे, जनरली अगर मैंने कहा कि यहां से जी मुझे निकालना है इक्वेटर पे, तो जी ई लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, अर्थ का शेप चेंज होने पर उसका मास तो चेंज नहीं होगा, और जी वैसे भी कैपिटल आपका कांस्टेंट है। और ये डिस्टेंस क्या हो गई यहां से यहां तक की, आपकी सेंटर पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस ए लगती है, तो ए का स्क्वायर लिख दिया। अब पोल पे पहुंचते हैं तो जीपी लिख देता हूं अगर बात करते हैं तो जी एम ई डिवाइडेड बाई आपका बी स्क्वायर हो गया। आगे अगर मैं जनरल जी की बात करता हूं जो हम निकाल करके आए थे कहीं पर भी सरफेस पे, तो जी एम ई डिवाइडेड बाई आपका आर ई स्क्वायर हो गया। अब आप अगर यहां पर देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि ए इज ग्रेटर देन आर ई इज ग्रेटर देन बी, ये कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब ए सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा आर ई है, सबसे छोटा कौन सा है, बी है। मैं एग्जांपल भी यहां पर आपको अगर सेट करवाना चाहूं तो सेट कर सकते हैं। मान लिया कि ए की वैल्यू आपकी 5 है, एग्जांपल के तौर पर अभी ले रहा हूं, और बी की वैल्यू मान लिया 3 है। अगर मैं दोनों का एवरेज निकालता हूं तो 5 प्लस 3 बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा, 8 बाई 2 4 आ जाएगा। तो देखिए बीच में लाई कर रही है, आर ई बीच में लाई कर रही है। अब ऊपर इनमें अगर तीनों में देखता हूं तो जी एम ई, GME और GME मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो जिसकी वैल्यू नीचे की सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम वैल्यू देगा। तो पहली बात तो ए है, ए का स्क्वायर और बड़ी हो गई, फिर आर ई है, आर ई का स्क्वायर वो भी बढ़ गया, और ये बी का स्क्वायर ये भी बढ़ गया। बट अगर मैं यहां से कहूं कि 5 का स्क्वायर अगर बात करें तो 25 है, अगर 4 का स्क्वायर की बात करता हूं 16 है, और अगर मैं मान लेते हैं 3 का स्क्वायर की बात करता हूं तो 9 है। अगर इन वैल्यू से बात करते हैं तो एक वैल्यू को 25 से डिवाइड करूं, उसी वैल्यू को मैं 16 से डिवाइड करूं, और उसी वैल्यू को 9 से डिवाइड करूं, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन देगा, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो यहां पर ये कह सकते हैं जीपी जीई इज लेस देन जी इज लेस देन जीपी। इसका मतलब यहां पर अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन दे रहा है, पोल पे मिल रही है, और सबसे छोटी वैल्यू कहां पर मिल रही है, इक्वेटर पे मिल रही है। तो अर्थ के सरफेस पे भी ग्रेविटी वेरी करती है। मैक्सिमम कहां पर होती है, पोल पे होती है, मिनिमम कहां पर होती है, इक्वेटर पे होती है, एवरेज वैल्यू आपकी
किसी भी सरफेस पे कहीं पर भी बात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अगर मैं इक्वेटर से पोल की तरफ मूव ऑन करता हूं तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ग्रेविटी, ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगी। वही उल्टा लाइन कह दे कि मैं पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा हूं तो ग्रेविटी विल डिक्रीज, ग्रेविटी डिक्रीज कर जाएगी। ये आपको पॉइंट्स डायरेक्टली याद रखना है, जो कि थ्योरेटिकल पॉइंट भी होता है और कभी कभी ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जो यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने क्लोज करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सब कुछ लिखा होगा, आपका पॉइंट जो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है, कह रखा है द साइज ऑफ द अर्थ इज नॉट स्फेरिकल बट इट इज इलिप्टिकल इन नेचर, वही जो मैं कह रहा था कि इलिप्स के टाइप का है। ठीक है, तो आर ई इज अबाउट 21 किलोमीटर मोर देन आरपी। जो ये वाली रेडियस है, ये वाली रेडियस वो कितनी छोटी है, इससे 21 किलोमीटर छोटी है, ये भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये वाली रेडियस इससे ये वाली रेडियस, ये वाली रेडियस आपकी 21 किलोमीटर बड़ी है, ये भी कह सकते हैं। आरपी 21 किलोमीटर लेस है किससे, आरई से, ये कह दें कि आरई 21 किलोमीटर ग्रेटर है किससे या मोर है किससे, आपकी आरपी से, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, तो ये देखिए वो पॉइंट निकाला है यहाँ से और यहाँ से ये पॉइंट निकाल के रखा है, तो वही यहाँ से अगर जी की बात करते हैं, एक बार आर ई रखेगा, एक बार आरपी रखेगा, नीचे जी एम ई वही रहेगा, तो कौन सी वैल्यू सबसे छोटी रहेगी, जो यहाँ पर वैल्यू मिली है आपकी इक्वेटर पे। ये आपका एक प्रकार से अगर बात करें तो अर्थ के शेप पे बात कर लिए हमने। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन की अगर बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी इन टर्म्स ऑफ जी डैश या जी एच किसी हाइट पर कह रखा है, इन टर्म्स ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 6400 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। अब यहां पर बच्चा क्या करेगा, अभी देखिएगा कैसे क्वेश्चन में फंसाया। अब आपको ऑप्शन में जीरो दे रखा होगा, एक ऑप्शन में 100% जीरो दे रखा हो, और ज्यादातर बच्चा इसी को टिक करेगा। क्यों टिक करेगा, क्योंकि वो सोच के रखा है जब अर्थ सरफेस से कितना h इक्वल टू आर ई बाई 2 किलोमीटर, मतलब अर्थ की रेडियस का हाफ डिस्टेंस ऊपर चला जाता था तो ग्रेविटी जीरो मिलने लगती थी, यही दो सोच के रखा होगा। तो यहां पर तो अर्थ की रेडियस के बराबर ऊपर जा रहा है, यही तो कह रखा है। ये देखो, अगर मैं कहूं तो यहां पर तो वो ये सोच रहा होगा कि ये अर्थ हो गया, ठीक है, ये अर्थ की रेडियस हो गई कितनी, अगर बात करें आर ई, और इतनी हाइट ऊपर वो और चला जा रहा है, मतलब यहां पर पहुंच गया, ये कहना चाह रहा है। तो ये भी आपकी आर ई मतलब एच के बराबर, ये भी कह सकते हैं 6400 किलोमीटर है, ये कहेगा। बट उसकी ग्रेविटी कहां पर जीरो हो जा रही थी, इसका हाफ डिस्टेंस मतलब यहीं पर जाने पर जीरो हो जा रही थी। गलती कर बैठे, मैंने पहले ही आपको बताया था जब टॉपिक स्टार्ट किया था जी वेरिएशन वाला, तो मैंने कहा था भैया न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला अलग है, कंपैरिजन के लिए अलग है। जब अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पर जा रहे हैं, अगर बाई चांस आपने कंपैरिजन वाले फॉर्मूले से कह दिया तो आपका आंसर गलत हो गया, इसका मतलब न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल वाला फॉर्मूला क्या था, अगर मैं यहां से बात करता हूं, आपने कहा था जी डैश इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, आपने ये कहा था। तो यहां से क्या करते हैं, जी डैश इक्वल टू आपका जी एम ई, अब एच कितना है आर ई प्लस का आर ई, रेडियस के बराबर ही तो है, 6400 किलोमीटर ही तो है, तो यहां से इसका स्क्वायर, तो यहां से ये हो गया कि जी एम ई डिवाइडेड बाई, यहां से 2 आर ई, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और आर ई का स्क्वायर, तो एक प्रकार से ये क्या हो गया आपका जी हो गया। तो यहां से जी डैश की वैल्यू कितनी मिल गई भैया, जी बाई 4 मिल गई। अब देखिए ये वैल्यू आपको मिलनी थी और आप आंसर क्या टिक कर रहे थे, जीरो टिक कर रहे थे। तो ये गलतियां नहीं करनी है, और बच्चे को वही याद होता है जो गलत होने वाला होता है। तो थोड़ा सा जब आप एक दो बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस कारण से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल के लिए कौन सा लगाना है और आपका
कंपैरिजन के लिए कौन सा फार्मूला लगाना। अगर यही डेप्थ में कहे होता तो उसका अलग अलग फार्मूला नहीं है, वही फार्मूला रहता। तो ये पॉइंट को आपको जरूर ध्यान रखना है, इस कारण से मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके उसमें डाल दिया था। अब यहां पर अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एट व्हाट हाइट अबव अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज इन अ माइन 100 किलोमीटर डीप। अब कह रखा है कि भैया 100 किलोमीटर नीचे चला गया, तो जितनी वहां पर ग्रेविटी मिल रही है 100 किलोमीटर नीचे, वो किस हाइट पर मिलेगी, ये कह रखा है। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं, आपको डायरेक्टली आप यहाँ पर कंपैरिजन करवा सकते हैं कि कितनी हाइट पर मिलेगी, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन वाला क्वेश्चन कर रहा है, कंपेयर करवा रहा है। तो मैंने अभी क्या कहा था, जहां पर भी कंपैरिजन की बात आएगी, जहां पर भी कंपैरिजन की बात आएगी, अब किससे कंपेयर करवा रहा है, नीचे वाले से कंपेयर करवा रहा है ऊपर वाले को। नीचे वाले से कह रखा है 100 किलोमीटर नीचे चला गया, तो वो अर्थ सरफेस से कितनी हाइट ऊपर जाए कि वही सेम वैल्यू मिल जाए। तो इसका मतलब क्या, एक प्रकार से कंपैरिजन। तो आप डायरेक्टली भी कह सकते थे, यहां पर कैसे डायरेक्टली कैसे कह सकते थे भैया, अब बताता हूं। अर्थ सरफेस से जब 3200 किलोमीटर गए थे, तो आपकी वैल्यू क्या हुई थी, ग्रेविटेशनल वैल्यू 0 हुई थी। बट जब नीचे जा रहे थे तो अर्थ की रेडियस के बराबर गए थे, तब ग्रेविटेशनल वैल्यू 0 मिली थी। तो इसका मतलब उसका दुगना नीचे जाना पड़ रहा था, जितना मैं अर्थ सरफेस से ऊपर गया था उसका दुगना नीचे जाकर के मुझे क्या मिला था, एक प्रकार से ग्रेविटी 0 मिली थी। तो अगर मैं नीचे 100 किलोमीटर जा रहा हूं, तो उतनी ही वैल्यू निकालने के लिए मुझे ऊपर कितना जाना पड़ेगा, 50 किलोमीटर ही तो जाना पड़ेगा। कैसे, देख लीजिए एक बार, आप डायरेक्टली कंपेयर करवा रहे हैं ना, तो यही तो है, जब क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। देखिए ये एक अर्थ सरफेस मैंने ये बना दिया, और एक अर्थ सरफेस मैंने ये बना दिया, इससे जब ऊपर में कितना जा रहा था भैया, 3200 किलोमीटर जा रहा था। तो यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या मिल रही थी, जी डैश आपकी 0 मिल रही थी। यहाँ पर जबकि मैं अर्थ सरफेस के, अर्थ के अंदर 6400 किलोमीटर जा रहा था, तो यहाँ पर जी डैश की वैल्यू क्या मिल रही थी, आपकी 0 मिल रही थी। तो इसका जस्ट दुगना, ये वाले का जस्ट दुगना मुझे नीचे जाना पड़ रहा था ग्रेविटी को 0 करवाने के लिए, यही तो हो रहा था। तो अब वही तो कह रखा है, अगर मैं नीचे 100 मीटर जा रहा हूं, वो कह रखा है 100 किलोमीटर गया, तो यहाँ पर जी डैश कुछ मिला होगा, तो वही कह रखा है अर्थ सरफेस से कितना ऊपर जाऊं, तो इसका आधा कर दो तो वही वैल्यू जी डैश की मिल जाएगी। तो यहाँ से आप कहते हैं 50 किलोमीटर ऊपर चले जाइए, तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी जितना 100 मीटर नीचे जाने पर मिलेगी। तो अब इसको मैं क्या करता हूं, आप ये भी कंपेयर करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली वो भी यूज कर सकते हैं, कंपेरिजन वाला फार्मूला। अब आपने कहा जी डैश इक्वल टू ऊपर जाने वाला जी 1 माइनस का 2h डिवाइडेड बाई आर ई था, यही तो था। और नीचे जाने के लिए जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस का डी डिवाइड बाई आर ई था। ठीक है, अब इनको दोनों को इक्वल करवाना है कब, जब ये आपका 100 किलोमीटर दे रखा है, तो इक्वाइट करवा देते हैं। तो जी 1 माइनस का 2h अपान आर ई इक्वल टू कितना हो गया आपका, जी 1 माइनस का 100 डिवाइडेड बाई आर ई, लो करवा दिया। अब जी से जी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, -1 से -1 मतलब +1 से +1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो चुका। तो 2h डिवाइडेड बाई आर ई इक्वल टू क्या हो गया, 100 डिवाइडेड बाई आर ई। आर ई से आर ई कटा, 2 से काटा 50 टाइम्स, तो यहां से क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 50 किलोमीटर आपका। ये आपका कैलकुलेशन रहा। अगर आपने दिमाग का यूज किया होता तो कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ता। तो आपको यह ध्यान रखना है कि स्मार्ट बनना है, स्मार्ट। हर चीज को आप कैलकुलेशन पे मत डिपेंड हो जाइए कि आप क्या करें, सीधे आपको पेन और कॉपी मिल गई तो आप हर चीज को कैलकुलेट करें। दिमाग भी लगाइए। अगर आप दिमाग का यूज करें तो थ्योरी पोर्शन में बहुत कुछ कवर हो जाता है, बट आपको वहां से चीजें उठा करके बस कंपेयर करवाना होता है कि उस चीज को मैं कहां पर अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, तो इस चीज पे जरूर ध्यान रखिएगा कि जैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस कभी पूछे जाते हैं तो आप हमेशा कंपेरिजन वाले फॉर्मूला उठाइए दोनों। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा सा समराइज यहाँ पर किया गया है। तो अभी ऑर्बिटल लॉ के बारे में नहीं पढ़ा है, पर फोर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, तो वही यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, जैसे ये कुछ फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं।
द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडी, बॉडीज के नेचर और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, मतलब उसके मास पे भी डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम द टू बॉडी, बिल्कुल नहीं, ठीक है, उसके उसके नेचर पे भी डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये होती है, बिल्कुल होती है, मतलब किसी हाइट पर वो होती है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ये फॉर्मूला रिलेट करवाया है, आगे दे रखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी बिलो द सरफेस, आपका ये दे रखा है, आपका रोटेशन के कारण ये फार्मूला आया था। तो ये थोड़ा सा समराइज कर दिया मैंने कि आप इसको एक प्रकार से समरी के वाइज देख लीजिए। अब इसी से रिलेटेड पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं, बाकी का बचा हुआ पोर्शन फिर देखेंगे, ठीक है। पहले कुछ न्यूमेरिकल्स देख ले कि कैसे क्या न्यूमेरिकल्स इसमें पूछे जा सकते हैं। तो जैसे अगर न्यूमेरिकल्स की बात करता हूं, फर्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन अ बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम इज 9.8, द अट्रैक्शन ऑफ बॉल ऑन द अर्थ इज। अब बताइएगा कि अगर यहां से बात करते हैं, यहां से अगर बात करें तो भैया F इक्वल टू कितना आया है, यहां से दो बॉडीज है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ठीक है। अब ये बॉल है, ये मान लेते हैं अर्थ है, ये मान लिया अर्थ है, ये अर्थ है, ये बॉल है, ये कितने की है, 1 kg की है। ये अगर मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ता हूं, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन अ बॉल, बॉल पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मतलब ये जितने से खींच रही है इसको बॉल, मास 1 kg, 1 kg में कितना है, 9.8 न्यूटन से ये इसको खींच रही है, ठीक है। द अट्रैक्शन ऑफ बॉल ऑन द अर्थ इज, अब यहां से ये कितने से इसको खींच रही है, तो भैया मैंने कहा था जो फोर्स दोनों के बीच लगता है वो नेचर अपोजिट होता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, फोर्स दोनों सेम लगाती है, तो वो चाहे अर्थ हो और चाहे बॉल हो, मास दोनों मतलब एक प्रकार से फोर्स दोनों सेम लगाएंगी, मैग्नीट्यूड में दोनों का सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। जैसे ये बॉल को ये खींच रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो ये बॉल अपनी डायरेक्शन में इसको खींच रही होगी, मतलब अट्रैक्ट कर रही होगी। वो एक्सेलरेट कितने से कर रही है वो अलग मैटर करता है, वो अलग बात है, ठीक है। बट अगर मैं यहां से बात करूं तो ये कहेंगे कि सेम फोर्स जितना बॉल अर्थ पे लगा रही है, मतलब अर्थ बॉल पे लगा रही है, उतना ही बॉल अर्थ पे भी लगा रही होगी। बस आप क्या कर देंगे यहां से, तो एफ वी इक्वल टू कह देंगे 9.8 न्यूटन, आपका आंसर हो जाएगा, सेम फोर्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और बहुत लोग गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करते हैं, दे रखा है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two bodies is F newtons. If the mass of each body and the distance between them are double, then the gravitational force between them in Newton is। अब देखिएगा ये क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लोग गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। दो बॉडीज दे रखी थी इनिशियली, ये और ये, इनका मास कुछ m और m रहा होगा, मान लिया ये m1 m2 रहा होगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, m1 m2 मान लो, दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ ना कुछ रहा होगा, स्मॉल r मान लिया, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, यही तो आएगा। अब दूसरी कंडीशन में उसने क्या कहा है कि भैया जो ये बॉडीज रखी थी इनके बीच का जो मतलब इनका जो मास है वो 2 टाइम हो जा रहा है, तो 2m1 हो जाएगा और 2m2 हो जाएगा, यही तो कहा है। देखो, इफ द मास ऑफ ईच बॉडी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर डबल, डबल किया गया देन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहां से डिस्टेंस भी कितनी कर दी गई है, डबल कर दी गई है, तो वो कितनी हो गई 2r, तो यहां से फिर f डैश इक्वल टू लगा दो, g 2m1 मैं डायरेक्टली लिखता जा रहा हूं और 2m2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर होकर के 4 हो जाएगा और 2 यहां से कितना हो जाएगा, एक प्रकार से 2 का स्क्वायर मैं 4 कर चुका हूं, ये डायरेक्टली नहीं काट दिया, ये ध्यान रखिएगा, मैं पहले बोला। तो यहां से f डैश इक्वल टू क्या होगा, g m1 बचेगा, m2 बचेगा और नीचे से क्या बचेगा r स्क्वायर,
तो ये वही नहीं लिखा हुआ है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एफ ही तो रहेगा, मतलब फोर्स चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जिस रेशियो से दोनों बॉडी का मास बढ़ा है उसी रेशियो से डिस्टेंस भी बढ़ी। अगर एक का बढ़ा होता, अगर एक बॉडी का बढ़ा होता तो जस्ट हाफ हो जाता। एक बॉडी का मास अगर दुगना हुआ होता और डिस्टेंस दुगनी हो गई होती दोनों के बीच का, तो नीचे क्या हो जाता, 2r का स्क्वायर मतलब 4 नीचे आ जाता, और ऊपर 2 गुना ही होता, तो 2 से नीचे वाले 2 को 4 को काटते तो 2 टाइम्स कटता, मतलब हाफ हो जाता। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना भी है और फिर आंसर देना है। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा और सीधे आंसर पे टूट पड़े। तो यहां पर आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ पॉइंट मास m एंड कैपिटल M सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज f। अब यहां पर भी कह रखा है ये है और ये है, मान लेते हैं इनके बीच का कोई सेपरेशन r है, ये कैपिटल M है और मतलब स्मॉल m है और ये आपका कैपिटल M है। इनके बीच लगने वाला फोर्स F इक्वल टू कितना है, जी m और कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है। आगे उसने कहा है नाउ इफ पॉइंट मास इज 2m हो जा रहा है, प्लेस्ड नेक्स्ट टू m इन कॉन्टेक्ट विद इट। अब देखिएगा, नाउ इफ अ पॉइंट मास 2m इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू m इन कॉन्टेक्ट विद इट। अब देखिएगा ये वाला रखा ही था, ये वाला, इसके बगल में एक 2m मास का ऑब्जेक्ट और रख दिया, ये m ही था। और यहां पर कितना है, अगर बात करें आगे क्या कहा है, कुछ कहा तो नहीं है, द फोर्स ऑन m ड्यू टू ये एंड द टोटल फोर्स ऑन कैपिटल M। अब देखिएगा पहली बात तो यहां पर इसके कारण से एक फोर्स F निकल आया स्मॉल m के कारण। अब टोटल फोर्स देख लेते हैं कि कितना टोटल फोर्स इसके रखने के कारण, ये अपनी जगह पर है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो अभी भी सेपरेशन बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई होगी, तो r ही रहेगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, F डैश इक्वल टू 2, अगर बात करते g3, अब m मास का ये था, 2m ये हो गया, कितना हो जाएगा 3m स्मॉल वाला हो जाएगा, और कैपिटल M ये रहेगा, r स्क्वायर अभी यही है, तो f डैश इक्वल टू कितना हो गया, यहां से अगर बात करें 3 बाहर निकाल लिया, और g m और कैपिटल M डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, यही तो आपका f है, तो f डैश इक्वल टू कितना हो गया 3f के बराबर हो गया। तो यहां से कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, f एंड 3f। अब ये क्वेश्चन में बार बार गलती कहां बच्चे करते हैं, स्टेटमेंट को ब्रेक करके ना पढ़ते हैं और गलत हो जाता है। अब यहां से मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रीड करना आपको सिखाता हूं कि क्या करना था आपको, क्योंकि करना प्रोसेस तो एक अलग चीज है। मैंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन पॉइंट मास m स्मॉल m एंड टू मतलब कैपिटल M सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। नाउ इफ अ पॉइंट मास 2m मास इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू m के पास ही कहीं विद कॉन्टेक्ट इट, इसके कॉन्टेक्ट में रखा गया है, द फोर्स ऑन कैपिटल M ड्यू टू, इसके कारण कैपिटल M पे कितना फोर्स लगा रहा है इसके कारण, एंड द टोटल फोर्स ऑन M। अब टोटल फोर्स कितना लग रहा है, जब ये वाली कंडीशन आ गई टोटल फोर्स तब की बात कर रहा है, तो ये वाला ये हो गया और ये वाला आपका ये रहेगा, क्योंकि कितना हुआ है 2m और 3m, यही तो हुआ, मतलब 2m और m कितना हो जाएगा 3m, तो एक ही तो 3 गुना हुआ है, 2m और ला करके उसके साथ चिपका दिया है तो 3m हो गया है। वो वाला कैपिटल वाला तो बढ़ा नहीं है, डिस्टेंस कुछ बढ़ी नहीं है, तो एक ही चीज तो बढ़ी है, कितना हुआ 3, तो 3 टाइम्स हो जाएगा ना, काम खत्म, ऐसे भी सोच सकते थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, दे रखा है इफ द रेडियस ऑफ अर्थ वर टू बी श्रिंक बाय 1%, इट्स मास रिमेनिंग द सेम, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो ये आप डायरेक्टली कह सकते हैं, बट मैं इसका कैलकुलेशन भी कराऊंगा। कैलकुलेशन कब कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, अभी क्योंकि आपको थोड़ा सा पहले डिटेल समझानी पड़ेगी, डिटेल में समझाना पड़ेगा कि कैसे ये फंक्शन को लेते हैं। ये हुआ, या कहें तो मैं अभी भी समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेते हैं उसको, बट आंसर टिक करने के लिए मुझे इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो एक मैं अगर बात करता हूं एरर, जब भी एरर आपको
लेस देन 10% दिए हो तब की बात, और जब आपको एरर ग्रेटर देन इक्वल टू 10% दिए हो तब की बात। ठीक है, तो जैसे यहां पर मैंने कहा y इज अ फंक्शन ऑफ x की पावर n, और यहां पर भी मैंने कहा y इज अ फंक्शन ऑफ x की पावर n। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या करना होगा, क्योंकि 10% से कम है, ये एरर का मतलब होता है इंक्रीज या डिक्रीज। यहां पर ये बात करिएगा कि 10% के मतलब 8% से इंक्रीज कर रहा है, 2% से इंक्रीज कर रहा है, 2% से डिक्रीज कर रहा है, 5% से इंक्रीज कर रहा है, कुछ ऐसे डिक्रीज इंक्रीज जब भी लिखा होगा तब उसको एरर यहां पर कंसीडर कर लेता हूं मैं। तो यहां से क्या होगा, बहुत छोटा सा चेंज आएगा, किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर भी जो पावर लगी होगी उसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा सा चेंज आएगा, ये आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। यहां से आप बता सकेंगे कितना चेंज हुआ। अभी इसको उठाता हूं। यहां पर जब आपको निकालना होगा तो y1 इक्वल टू निकालना होगा x1 की पावर n, y2 निकालना होगा आपको x2 की पावर n, और यहां से चेंज इन परसेंटेज अगर मैं बात करता हूं डेल्टा y मतलब चेंज इन परसेंटेज निकालना होगा तो y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाई y1 और मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे 100 करेंगे, यहां से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये बेसिक वाला जो आपने सीख रखा है वो वाला वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा जब आप 10% से अब जाएंगे या 10% के बराबर होंगे तब। जब आप 10% से लेस होंगे तब आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे, अब यहां पर देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में। मुझे तो डायरेक्टली पहले आंसर टिक करना था, मुझे वैल्यू से कोई मतलब नहीं था, फिर मैंने सोचा कि आपको बता ही देता हूं। वो कैसे है, अगर मैं यहां से बात करूं g इज अ फंक्शन ऑफ 1/r², और बाकी कांस्टेंट है, मुझे कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि रेशियो में कांस्टेंट कट जाएगा वैसे भी। तो इस कारण से तो यहां से अगर बात करते हैं तो ये dg, या ये कह सके dg ना लिख करके डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि g इक्वल टू क्या हो जाएगा r की पावर -2। तो g इज अ फंक्शन ऑफ r की पावर -2। तो यहां से क्या किया dg ओवर g, और ये माइनस आपका पावर जो है आगे आ गया, और यहां से क्या हो जाएगा dr ओवर r। अब इसका परसेंटेज चेंज दे रखा है, श्रिंक बाई कितना 1%। क्या अर्थ की रेडियस श्रिंक कर गई है कितना 1%, ठीक है 1% से वो कर गई है, बाकी सब कुछ रिमेन कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ सरफेस वुड बी, तो यहां से क्या होगा श्रिंक का मतलब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -1% हो गई है, तो यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2% से क्या हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी। अब देखिएगा अगर ये वैल्यू घटती है तो ये बढ़ेगी ना, तो श्रिंक लिखा हुआ है मतलब 1% से श्रिंक कर गई है, तो रेडियस कम हो गई है। अगर ये वैल्यू कम हो गई है तो ये बढ़ जाएगी ना, तो देखिए 2% से बढ़ गई है। मतलब पहली बात तो यहाँ पर अगर बात करें इंक्रीज ऑप्शन आएगा। बाई चांस आपसे वैल्यू भी पूछा होता तो आप क्या कर देते 2% डायरेक्टली टिक कर देते। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो बाई चांस ये ना करने लगिएगा कि जी पहले निकाला और फिर यहां से जी डैश आप निकालने लगे कितना 1 डिवाइडेड बाई आपने कहा 0.99 और आर का स्क्वायर, क्योंकि 1% श्रिंक करवाएंगे तो जी आर में मतलब आर में 0.01 माइनस करेंगे तो 0.99 आर आएगा का होल स्क्वायर, आप वहां से निकालने जाएंगे बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। बाई चांस आर की वैल्यू पुटअप कर दिया तो और दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे ही टैकल करना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, यहां पर नेक्स्ट दे रखा है इफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज डबल कीपिंग इट्स रेडियस कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट वैल्यू ये। अब देखिएगा यहां पर देखते हैं बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करता हूं सोचिएगा ये एक चीज अगर ध्यान दे तो यहां पर कह रखा है क्या किया है डेंसिटी को क्या कर रखा है डबल किया है, देखिएगा। और जब जो सबसे बड़ी बात इसमें बोल दिया है उसने वो है यहां पर एक चीज कि भैया क्या कि इसकी रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, समझ रहे हैं, रेडियस कांस्टेंट है। तो अब देखते हैं अगर मैं डेंसिटी का फॉर्मूला लिखता हूं तो मास अपान क्या होता है वॉल्यूम होता है। अब स्फेरिकल शेप मान रखा है तो ये m और यहां से 4/3 पाई और r क्यूब हो जाएगा। ये तो चेंज नहीं कर रहा है,
तो अगर डेंसिटी पहले m मास रहा होता तो डेंसिटी रही होती रो। अब अगर मैं कहता हूं कि रो डैश मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 2m, और चूंकि नीचे की रेडियस तो चेंज नहीं हुई है तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, तो ये तो यही रहेगा। तो इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है कि मास दुगना किया है उसने, किसका, अर्थ का मास उसने दुगना कर दिया है, और अर्थ की रेडियस नहीं चेंज किया है। तो अगर पहले मास m रहा होगा तो g इक्वल टू कितना रहा होगा, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर रहा होगा। अब जी डैश कितना हो जाएगा, जी और आपका 2me डिवाइडेड बाई क्या हुआ, आर ई का स्क्वायर। आपने कहां से कंसीडर कर लिया, यहां से देखा, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम होता है। तो भैया जब रेडियस चेंज ही नहीं हो रही है तो पहले रेडियस मैंने आर कंसीडर किया था तो मास एम कंसीडर किया था, अभी भी रेडियस वही है, ये तो चेंज नहीं हुआ है। और जबकि रो डैश कितना हो जा रहा है, इसका दुगना हो जा रहा है, मतलब ये कह रखा है 2 रो हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ से 2 रो हो जाएगा, अगर ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया 2m कर दिया, ठीक है। तो दिमाग भी आपको यूज किया वहां पर, तो यहां से क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू आपका 2g के बराबर हो जाएगा, और g की वैल्यू 9.8 दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस रहे जो मैंने एक तरीका बताया आपको करने का, तो आपको भी ऐसे ही क्वेश्चंस को टैकल करना है, ठीक है। ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं बनाना है, दिमाग का यूज करना पड़ेगा आपको। अगर आपने बहुत बेसिक से कैलकुलेट करना चालू कर दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ से मैं वैल्यू निकाल करके यहाँ पुटअप कर, नहीं भाई, दिमाग भी चलाइए ना कि क्या बढ़ाए रहे हैं, क्या घटा रहा होगा तो ये दुगना होगा। जब कुछ चीजें वो कह रखा है कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मानिए और फिर कांस्टेंट मान करके करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो आज का इतना ही रखेंगे, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में इसको कोशिश करेंगे वाइंड अप करने की, नहीं होगा तो नेक्स्ट अभी आपके 2 लेक्चर तो लग जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैं ठीक ठाक कराऊंगा इसमें, जैसे कम से कम 20 क्वेश्चन हम कर लेंगे मिनिमम इसके, ठीक है। तो उस हिसाब से इसमें अभी 2 लेक्चर आपके लगेंगे। तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।